Welcome to my YouTube channel. This is Aman sir here. Today I am here with the next topic. The name of this topic is present perfect tense in Hindi. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में। तो देखिए इस टेंस की जो पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ ए ई प्लस है, इस टेंस की ये पहचान होती है। कॉमनली इस टेंस की पहचान पढ़ाई जाती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, और ये बताया जाता है कि जब कोई काम पूरा हो जाए तो उसे हम परफेक्ट टेंस से काउंट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ एक नई बात और बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है शब्द आए। इसके अलावा जो है आ ए ई प्लस है भी आ सकता है वाक्य के अंत में, तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट से काउंट करेंगे। जो रिसेंट पास्ट होता है, जो अभी अभी बात हुई है और वो काम अभी अभी आपका पूरा हो गया है, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही काउंट करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम वाक्यों में इन वर्डों को भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये वर्ड ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर मैं कहूं कि दूध गर्म हो चुका है तो आप बड़ी ही आसानी से पहचान लोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूं दूध गर्म हो गया है तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया जैसा शब्द नहीं है। मैंने क्या कहा था? दूध गर्म हो गया है, इसमें क्या है? आ है। तो जहां पर आ ए ई प्लस है आ जाए तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और इससे भी पता चलता है कि काम पूरा हो गया हो तो वो परफेक्ट टेंस है। तो इस परफेक्ट टेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टेंस की पहचान तो मैंने आपके सामने बताई दी है, और इस पहचान के साथ साथ अगर किसी वाक्य के अंत में आपको ये पहचान दिखाई दे जाए तो हम इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव। क्या नाम बताया मैंने आपको? हैज और हैव। तो इस हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब मैंने आपको पिछली बार आपको बताया था, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है एनी एक्शन। एक्शन क्या? उठना, बैठना, देखना, हंसना, लेटना, ये सब क्या होती है? वर्ब। और ये वर्ब जो है थ्री फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू राइट अ स्टोरी, जिसका मतलब है कहानी लिखना। तो यहाँ थ्री फॉर्म देखिए, राइट, रॉट, रिटर्न। तो ये जो रिटर्न है ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। जिस वर्ब की बात होगी उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम परफेक्ट टेंस में करेंगे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तीसरा टेंस, तीसरी फॉर्म। क्योंकि हमने पहला टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा टेंस पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज तीसरा टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि तीसरा टेंस और तीसरी फॉर्म। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ ए ई प्लस है आ जाए उसमें, तो आप कहेंगे हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस होते हैं सेंटेंस को स्टार्ट करने वाले वो वर्ड जिन्हें हम सब्जेक्टिव भी कह देते हैं। तो ये प्रोनाउंस किस तरह से मैं बोलता हूं आप मेरे साथ बोलेंगे, और इन प्रोनाउंस के साथ साथ में इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज और हैव, इनका भी इनके साथ में यूज करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगा। तो आप मेरे साथ बोलेंगे आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज। देखा आपने किस तरह से मैंने बोला? आपने भी इसी तरह से बोलकर प्रैक्टिस करनी है। चलिए सेंटेंस नंबर 1 पर आ जाते हैं। वह कहानी लिख चुका है। इस वाक्य के अंत में क्या है? कहानी लिख चुका है। तो चुका है से हम परफेक्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कहानी लिखने की इंग्लिश आनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। टू राइट अ स्टोरी, कहानी लिखना। और राइट, रॉट, रिटर्न। तो राइट है फर्स्ट फॉर्म, रॉट क्या है? सेकेंड फॉर्म, और रिटर्न है थर्ड फॉर्म। जैसे कि रूल में बताया था हैज या हैव के बाद हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसीलिए यहां मैंने बॉक्स बनाया हुआ रिटर्न को। तो वह कहानी लिख चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। इसके बाद मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा उसने कहानी लिख दी है। तो देखिए क्या यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया, दिया शब्द आया? इसमें नहीं आया। इसमें क्या आया? ई है। तो यहाँ देखिए क्या है? ई है। तो जहां पर आ ए ई प्लस है आ जाए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से काउंट होता है। तो सेंटेंस नंबर 1 वह कहानी लिख चुका है और उसने कहानी लिख दी है, दोनों बातें एक हैं लेकिन बोलने का ढंग अलग है। इसीलिए हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्या कहेंगे हम लोग? इट्स वन एंड द सेम थिंग, जिसका मतलब होता है एक ही बात है। दो बातें अगर एक हो तो हम कहते हैं इंग्लिश में इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो देखिए मैंने सेंटेंस नंबर 3 यहाँ पर लिखा, जो
और करके उसने कहानी लिख ली है, उसने कहानी लिख ली है। अब इसमें भी तो वाक्य के अंत में ई है आया, क्या चुका है, चुकी है, लिया, दिया, बढ़ा है, नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए जो है सिर्फ इन्हीं वर्डों का रट्टा मारेंगे, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि इसका यूज नहीं होता, उसका यूज होता है, ये सामने आए तो, लेकिन ये सामने ना आए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकते हैं, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे सेंटेंस नंबर 3, उसने पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर उसने कहानी लिख ली है, इसमें भी आया ई है, तो ये भी पहले वाक्य और दूसरे वाक्य का सेम ही मीनिंग लेता है। इसमें भी तो कहानी लिखने का काम पूरा हो गया। तो जब दो से अधिक बातें सेम होती हैं तो अब हम कहते हैं दीज आर सेम थिंग। क्या बोलते हैं हम? दीज आर सेम थिंग। इसका मतलब होता है ये एक ही बातें हैं, हम कहेंगे ये एक ही बात है। इसके बाद मैंने यहाँ पर और करके एक और सेंटेंस लिखा, ये देखिए, उसने कहानी लिखी है, इसमें भी फिर से क्या आया? ई है। तो ये देखिए इन चारों वाक्यों का एक ही मतलब है, लेकिन अगर आपको लगे एक से अधिक या दो से अधिक वाक्यों में सबका मीनिंग ही एक है, तो अब हम इंग्लिश में उस समय कहेंगे ऑल दीज आर सेम थिंग। क्या कहेंगे? ऑल दीज आर सेम थिंग, जिसकी हिंदी हो जाती है ये सब एक ही बातें हैं। तो देखा आपने। तो आप सेंटेंस नंबर जो 1 है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो 1 2 3 4 ये और करके मैंने लिखा यहाँ पर, लेकिन ये वाक्य 4 तरीके से बोलने में है। क्या इनका मीनिंग अलग है? नहीं, इन चारों का मीनिंग एक है। हमारी मदर टंग, हमारी हिंदी मदर टंग, हिंदी में हम जो है की बात को कई तरीके से बोल लेते हैं। जिस तरीके से हम बोले उसी तरीके से हमें सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए। अगर सही से हमें सेंटेंसेस को पहचानना आ जाए तो हम उसे और भी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर पहचान ही सही से नहीं कर पाएंगे तो क्या आप टेंस पहचान पाएंगे? अगर टेंस ही नहीं पहचान पाएंगे तो क्या आप रूल लगाएंगे और क्या आप सेंटेंस बनाएंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सेंटेंसेस उस तरह से होने चाहिए जो हमें पहचान में आ जाए, इसलिए उसकी पहचान भी अच्छे से डिटेल में होनी चाहिए, ताकि मैंने इतनी सारी पहचान इसी वजह से लिखी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सेंटेंस 1 2 3 4 और करके लिखा है, इन सबका मीनिंग एक है, इसलिए इन सबकी इंग्लिश भी हम एक ही बनाएंगे। तो उसने कहें या वह कहें, उसकी इंग्लिश होगी ही। और ही के साथ क्या लगाया जाता है? देखिए यहाँ पर ही के साथ में क्या है? हैज। तो मैंने यहाँ पर ही के साथ लगाया हैज, क्योंकि अपना रूल कहता है सब्जेक्ट रखने के बाद यहाँ पर हैज या हैव में से एक चीज सेलेक्ट करो। हमने हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट किया हैज, और हैज के बाद रूल कहता है थर्ड फॉर्म दी वर्ब लगाओ। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? उसने कहानी लिखी है, लिखने की बात कर रहे हो। लिखने की थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यहाँ पर क्या लिखी है? रिटन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिटन। क्या लिखने की बात हो रही है? कहानी। तो कहानी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अ स्टोरी। तो सेंटेंस बन गया हमारा। सेंटेंस हमारा क्या बना? ही हैज रिटन अ स्टोरी। उसने कहानी लिखी है या उसने कहानी लिख दी है। सेंटेंस नंबर 2, अब मैं लिखा उसने कहानी नहीं लिखी है। अब ये सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव। कैसा है हमारा? नेगेटिव। तो जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है हम क्या करते हैं? तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं? तो आप कहेंगे हम नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। इस टेंस में हमारे पास उसने की इंग्लिश में क्या लिखी? ही, और ही के बाद हमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? हैज। तो देखिए मैंने यहाँ पर हैज लगाया। हैज क्या है हमारा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यही आपने ध्यान रखना है। तो नॉट हमने इसके बाद लगा दिया, ही हैज नॉट हो गया। और हैज और हैव के बाद हम क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो लिखने की थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब क्या है? तो यहाँ पर देखो लिखने की थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब क्या लिखी हमने? फिर से यहाँ पर क्या लिखा? रिटन। और क्या लिखने की बात हो रही है? कहानी। तो कहानी को क्या लिखेंगे? अ स्टोरी। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी। उसने कहानी नहीं लिखी है। क्या आपको समझ आया सेंटेंस कैसे हमने नेगेटिव बनाया? अब इस नेगेटिव से हम इंटरोगेटिव की ओर जाते हैं। क्या कैसे बताएंगे इंटरोगेटिव के? ऐसे क्वेश्चन मार्क से। तो हमारे सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, क्या उसने कहानी नहीं लिखी है? इस पर इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा किससे बना? क्या से। किससे बना? क्या से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तो देखिए क्या लिखा है? उसने कहानी नहीं लिखी है। सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 2 उसने कहानी नहीं लिखी है, दोनों सेम है तो इंग्लिश भी सेम होगी। तो यहाँ देखिए इंग्लिश क्या लिखी है? ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी। तो एज इट इज ऊपर से हमने नीचे यहाँ पर कॉपी कर लिया, ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी। अब मैंने इस क्या पर से हाथ हटाया तो क्या देखा? क्या।
क्या देखा? क्या। तो जब भी कभी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। इस हैज को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। देखिए अगले सेंटेंस में मैंने ऐसा किया हुआ है, हैज को उठा के यहां मैंने बाहर रख दिया, तो ये क्या हो गया? हैज ही नॉट रिटन अ स्टोरी, जिसका मतलब हो गया क्या उसने कहानी नहीं लिखी है। और ये भी सेंटेंस कैसा? इंटेरोगेटिव, तो यहां भी इंटेरोगेटिव मार्क लगा दिया। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जो है इंटेरोगेशन का मार्क नहीं लगाते तो सेंटेंस हमारा तब भी गलत हो जाता है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हमें इंटेरोगेशन का मार्क जरूर लगाना चाहिए। तो सेंटेंस नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेंटेंस नंबर 4, उसने कहानी क्यों नहीं लिखी है, और ये भी सेंटेंस कैसा? इंटेरोगेटिव, तो इसमें इंटेरोगेटिव का मार्क फिर से लगा दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन बना किससे बना? क्यों से। किससे बना? क्यों से। क्यों जब बोलेंगे तो हाथ से हम ऐसे करते हैं, क्यों। ओके, तो क्वेश्चन किससे बना हमारा? क्यों से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। क्या बचा यहाँ पर? उसने कहानी नहीं लिखी है। ओके, तो सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 2 उसने कहानी नहीं लिखी है, एक बार फिर से सेम हो गए, तो इसलिए इंग्लिश भी सेम होगी। तो नंबर 2 पर इंग्लिश क्या लिखी है? ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी। इसे एक बार फिर से हम नीचे कॉपी कर लेंगे। यहाँ कॉपी किया, ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी, तो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी, तो यहाँ पे कॉपी कर दिया। लेकिन अब हमने यहाँ से हाथ हटाया तो क्या देखा? क्यों। क्या देखा? क्यों। तो जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। इस हैज को उठाकर बाहर ले आए, तो सेंटेंस हो गया हैज ही नॉट रिटन अ स्टोरी। लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं? जब मैं ऐसा पूछूं तो आप कहेंगे उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बन रहा है हमारा? देखिए क्यों से। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? आप बताएंगे वाई, तो वाई हम इस हैज से भी पहले लगा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा मैंने? वाई हैज ही नॉट रिटन अ स्टोरी, तो सेंटेंस क्या बन गया ये हमारा? उसने कहानी क्यों नहीं लिखी है। और इंग्लिश में क्या बोला था मैंने? वाई हैज ही नॉट रिटन अ स्टोरी, उसने कहानी क्यों नहीं लिखी है। ये होता है सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें मैंने WH फैमिली वर्ड यूज कर आपको दिखाया। नंबर 4 में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्यों शब्द आएगा। अगर आप कब कहेंगे तो यहाँ पर व्हेन लग जाएगा, अगर आप कैसे कहेंगे तो यहाँ पर हाउ लग जाएगा, अगर आप कहाँ कहेंगे तो यहाँ पर वेयर लग जाएगा। इसके लिए आपको WH फैमिली वर्ड याद करने होंगे। मेरी पिछली वीडियो से आपको जो है उन WH फैमिली वर्ड की नॉलेज मिल जाएगी। तो आप सेंटेंस नंबर 5 की ओर देखेंगे। सेंटेंस नंबर 5 में मैंने लिखा क्या आपने लिख लिया है। सेंटेंस देखिए आप, क्या आपने लिख लिया है। इस वाक्य के अंत में क्या है? लिया है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या फिर आ ए ई प्लस है आ जाए तो उसमें तो आप कहेंगे हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा जो है इंटरोगेटिव है, तो हमने यहाँ पर जो है इंटरोगेशन का मार्क लगा दिया। अब फिर से क्वेश्चन हमारा किससे बना? क्या से। किससे बना? क्या से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बनता है उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तो यहाँ पर क्या लिखा? आपने लिख लिया है। आपकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू, और यू के साथ में यहाँ देखिए क्या लगा हुआ? यू के साथ हैव, तो हम यू के साथ लगा देंगे हैव, तो यू हैव रिटन। अब हमने यहाँ से हाथ हटाया तो क्या देखा? क्या। तो जब भी कभी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। तो यू हैव रिटन में से हैव को उठा के हमने बाहर कर दिया, तो सेंटेंस हमारा बन गया हैव यू रिटन। क्या आपने लिखा है। अगर आपने लिखा है तो आप कहेंगे हाँ हमने लिख लिया है या हमने लिखा है। सेंटेंस नंबर 6 देखिए मैंने ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ हमने लिख लिया है। हाँ की इंग्लिश क्या है? या, और या यस भी हम कह सकते हैं। तो या हमने किस लिए होगी? वी, और वी के साथ देखिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? हैव। हमने क्या लगाया हुआ है? हैव। तो यहाँ पर सेंटेंस हो गया वी हैव। लिखने की थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, लिखने की थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब मैंने आपको यहाँ सिखाई हुई, वो क्या है? रिटन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? रिटन। तो सेंटेंस क्या बन गया? या वी हैव रिटन, हाँ हमने लिख लिया है। ओके, तो सेंटेंस नंबर 7 यहाँ क्या लिखा है? नहीं मैंने नहीं लिखा है। जरूरी थोड़ी है कि ये सबने लिख लिया हो। कोई ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो स्लो राइटर है, वो कहेगा सर मैंने नहीं लिखा है। अगर वो ऐसा कहता है तो इंग्लिश में हमें उसे बनानी आनी चाहिए। तो नहीं मैंने नहीं लिखा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? नो आई हैव नॉट रिटन, नहीं मैंने नहीं लिखा है। सेंटेंस नंबर 8 देखेंगे, आपने क्या लिखा है। फिर से वाक्य के अंत में क्या है? यहाँ पर आ है। तो देखिए चुका है, चुकी है, चुके, लिया, दिया। क्या आपको इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, हम इस तरह से बात करते हैं। आप लिख चुके हैं, ऐसा बात हम बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है,
लेकिन हमारी जुबान से कब किस तरह से वाक्य निकल जाए कुछ नहीं पता। जिस तरह से वाक्य वो निकले उसी तरह से हमें पहचान करना आना चाहिए। तो देखिए इसीलिए लिखा मैंने आपने क्या लिखा है, और ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। क्या बचा यहाँ पर, आपने लिखा है, तो आपकी इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, यू। और यू यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यू, और यू के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव। तो यू हैव रिटन। ओके, तो आपने लिखा हो गया। अब हमने हाथ हटाया तो क्या हो गया, आपने क्या लिखा। तो ये क्वेश्चन है, किससे बन रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या से। तो जब भी कभी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब था हैव, यहां से उठा के हम यहां ले आए। और उससे भी पहले क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से। तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, तो व्हाट इज हैव से भी पहले लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया व्हाट, तो सेंटेंस हो गया व्हाट हैव यू रिटन, जिसका मतलब हो गया आपने क्या लिखा है। सेंटेंस हम जब बोलेंगे आपने क्या लिखा है तो इस तरह से बोलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब अगर दोनों साथ हैं तभी सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब होता है इस बात को गांठ बांध लो। आपने ध्यान रखना होगा कि अगर सेंटेंस में अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे उठा के आपको बाहर लाना है और उससे पहले WH फैमिली वर्ड को आपने लगाना है। अगर दोनों साथ है तो सेंटेंस सही है और नहीं तो गलत है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो भी अगर आपने WH फैमिली वर्ड का यूज करना है तो वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही यूज में आता है। तो देखिए सेंटेंस नंबर 9 पर आते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा था आपने क्या लिखा है, इसका आंसर है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस लिखा है या लिख लिया है। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस दो टेंस पढ़ लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया है। तो हमने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए वी के साथ क्या है यहाँ पर हैव, तो हमने यहाँ पर लगा दिया हैव। ओके, और वी हैव, और हैव यहाँ पर क्या लिखा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया। तो हैव के बाद सीखने की हमें इंग्लिश आनी चाहिए। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। तो मेरे साथ बोलिए टू लर्न, सीखना, लर्न लर्न लर्नड। तो देखिए मैंने थर्ड वर्ड क्या बोला, मैंने बोला लर्नड। इस लर्नड वर्ड का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए वी हैव लर्नड, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड का यूज किया क्योंकि हैज और हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड का प्रयोग करेंगे। यही बात सिखाने के लिए चैप्टर है ये, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। वी हैव रिटन, और सॉरी वी हैव लर्नड प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब हो जाता है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 10, ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क लिखा है। क्या अगर आपको चैप्टर समझ आ जाए तो आप इस पर सेंटेंसेस खुद से भी बना सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंप्लीट कर देती है नॉलेज को। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस नंबर 10, उन्होंने गाना गाया है या वे गाना गा चुके हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है। तो जो दो बातें एक ही मतलब होती है तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इट्स वन एंड द सेम थिंग, जिसका मतलब होता है एक ही बातें हैं। तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने गाना गाया है या गा दिया है या वे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें गाना गाने की इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप मेरे साथ बोलेंगे टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, सिंग सैंग संग। एक बार फिर से, टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, सिंग सैंग संग। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सैंग, और थर्ड फॉर्म है संग। तो इस टेंस में हम थर्ड फॉर्म वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है संग। तो इस वाले सेंटेंस में हम संग का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है उन्होंने गाना गाया है, तो उन्होंने के लिए क्या लिखेंगे, दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव, और हैव के बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, क्या गाया है, गाना, गाने को बोलेंगे अ सॉन्ग। तो सेंटेंस बन गया दे हैव संग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया है। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 11, उन्होंने गाना नहीं गाया है। सेंटेंस नंबर 12, क्या उन्होंने गाना नहीं गाया है। सेंटेंस नंबर 13, उन्होंने गाना क्यों नहीं गाया है। ये है आपका होमवर्क। अगर आप ये सेंटेंस बना पाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी कमेंट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आगे बनाने की कोशिश करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।